आइए बच्चों, आज हम वेक्टर का आपके 14वां लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम आपके वेक्टर के शुरुआत की जो दो एक्सरसाइजें हैं, पहली और दूसरी, उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको सदिशों की कुछ संक्रियाओं को सीखना है, जैसे सदिशों को जोड़ना। तो देखिए, सदिशों को जोड़ने के लिए आपके पास मुख्यतः तीन विधियां होती हैं। पहला त्रिभुज विधि, दूसरा समांतर चतुर्भुज विधि और तीसरा बहुभुज विधि। तो सबसे पहले अगर हमें दो सदिशों को जोड़ना होता है तो उसके लिए दो विधियां होती हैं, एक त्रिभुज विधि और एक समांतर चतुर्भुज विधि। तो आइए सबसे पहले हम त्रिभुज विधि को समझते हैं। तो अगर हमें त्रिभुज विधि द्वारा दो सदिशों को जोड़ना है तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले सदिश को दी हुई दिशा में खींच लेंगे। इसके बाद दूसरे सदिश के पुच्छ को पहले सदिश के शीर्ष से मिलाते हुए दी हुई दिशा में खींच देंगे। फिर इन दोनों सदिशों का जो योगफल होगा ना, जो परिणामी होगा, पहले वाले के पुच्छ और दूसरे वाले के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित होगा। इसी बात को हमने आपको डिफाइन कर दिया है, परिभाषा में लिख दिया है। एक बार चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दो सदिश हैं, मुझे इन दोनों सदिशों को जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सदिश को दी हुई दिशा में खींच लेंगे। तो माना एक सदिश है, सदिश का नाम क्या है, ए बी, और मान लीजिए ये वेक्टर ए है। ठीक, मान लीजिए एक सदिश है ए बी जिसका मान क्या है, वेक्टर ए है। तो मैं क्या कर दूंगा, पहले सदिश को खींच लूंगा, ए बी को खींच लूंगा। अब ए बी का ये क्या है, पुच्छ है, ये शीर्ष है, इसको खींच लूंगा। अब मैं दूसरे वाले सदिश के पुच्छ को पहले वाले सदिश के शीर्ष से, तो दूसरे सदिश के पुच्छ को पहले सदिश के शीर्ष से, तो पहले सदिश का शीर्ष भी था, दूसरे सदिश का पुच्छ भी था, इनको मिलाते हुए फिर से दूसरे सदिश के पुच्छ को पहले सदिश के शीर्ष से मिलाते हुए दी हुई दिशा में खींच देंगे। अब इन दोनों, मान लीजिए ये क्या है, वेक्टर बी है। अब इन दोनों का जो परिणामी होगा ना, पहले वाले के पुच्छ और दूसरे वाले के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित होगा। इसलिए वेक्टर ए बी तथा वेक्टर बी सी का जो परिणामी होगा वो क्या होगा, ए बी प्लस क्या बेटा, जरा देखो, ए बी प्लस बी सी बराबर, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, पहले वाले का पुच्छ मतलब ए, दूसरे वाले का शीर्ष मतलब सी द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित होगा। फिर से पहले सदिश को दी हुई दिशा में खींच लेते हैं, फिर दूसरे सदिश के पुच्छ को पहले सदिश के शीर्ष से यानी बी से मिलाती दी हुई दिशा में खींच लेते हैं। इन दोनों का जो परिणामी होगा, पहले वाले के पुच्छ और दूसरे वाले के शीर्ष द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित होगा। इसे समझने के लिए शॉर्टकट में हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए बी उभयनिष्ठ है, ये पहले वाले का शीर्ष दूसरे वाले का पुच्छ उभयनिष्ठ होना चाहिए, पहले वाले का शीर्ष दूसरे वाले का पुच्छ उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो ए बी बी सी, पहले का शीर्ष दूसरे का पुच्छ उभयनिष्ठ है, रिजल्ट क्या होगा, पहले का पुच्छ दूसरे का शीर्ष यानी ए सी हो जाएगा, यानी पहले का पुच्छ दूसरे का शीर्ष हट जाएगा, परिणामी क्या आएगा, पहले का पुच्छ दूसरे का शीर्ष यानी ए सी आएगा। ऐसा आपको हर सवाल में करना होगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए, ये त्रिभुज विधि है, कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स सीख लेते हैं। देखिए, सदिशों को जोड़ने के लिए कभी भी तीर के चिन्ह का ध्यान नहीं देते। जिस बच्चे ने सदिशों को जोड़ते समय तीर के चिन्ह का ध्यान दिया, वो कभी भी सदिशों के जोड़ को अच्छी तरह सीख ही नहीं पाएगा। तीर के चिन्ह का ध्यान सदिशों को जोड़ने में नहीं देते, उसकी वैल्यू रखने में देते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज बना दिया मैंने, नाम ए बी सी,
आप ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, कुछ भी कर दीजिए, ठीक। और ये मान कह दीजिए वेक्टर सी है, कहीं भी तीर के चिन्ह का लगा दीजिए। तो सदिशों को जोड़ने में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में सदिशों का योग, सदिशों का योग। तो आप इन तीर के चिन्हों का कभी ध्यान नहीं देंगे, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा सर मुझे वेक्टर BC चाहिए, तो BC चाहिए तो आप निशान बना लो, BC चाहिए, B से C चाहिए, इधर चाहिए। इन तीर के चिन्हों को ध्यान नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा। मुझे BC चाहिए तो मैं क्या करूंगा, BC चाहिए, B से C की ओर, तो मैं इधर भूल कर नहीं आऊंगा, इसके उल्टी डायरेक्शन में चलूंगा। तो BC के लिए क्या करूंगा, BA धन AC। फिर से मुझे BC चाहिए, मुझे क्या चाहिए, BC चाहिए, मुझे BC चाहिए, तो मैं BC के लिए क्या करूंगा, BA धन AC। फिर से BC चाहिए, BC, तो BC के लिए क्या करूंगा, BA धन AC। याद रखना, चेक कर लेना, पहले वाले का शीर्ष और दूसरे वाले का पुच्छ समान होना चाहिए, ठीक। BC आना चाहिए, तो समझ लीजिए सही है। ये सदिशों का योग हो गया। अब आप कहेंगे सर इसका रोल क्या है, ये जो तीर के चिन्ह, हाँ। अब जब हमने जोड़ लिया, अब हम जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो तीर के चिन्ह को देखेंगे, वो आगे बताएंगे। मान लीजिए मुझे BC नहीं चाहिए, मान लीजिए अब मैं वैल्यू रखता हूं, जब देखिए अब BC है तो B से C की ओर तीर का चिन्ह लिखा है तो वेक्टर ए हो गया। BA चाहिए, जबकि तीर का चिन्ह इधर लगा है तो C काहे का हो जाएगा, माइनस का। सदिशों को जोड़ने में तीर को चिन्ह देखते हैं, जब उसकी वैल्यू रखते हैं तो तीर के चिन्ह का यूज करते हैं। देखिए BA, मुझे चाहिए BA, जबकि तीर का चिन्ह इधर लगा है, मतलब डायरेक्शन उल्टी है तो माइनस कर दो। मुझे क्या चाहिए AC, तो A से C की तरफ ही B है तो प्लस B, ये आ जाएगा। अब आप कह सर आपने BC निकाल दिया, मुझे BC नहीं चाहिए, मुझे BA चाहिए, तो मैं BA भी ज्ञात कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अब मुझे BA चाहिए तो B से A इस डायरेक्शन में, तो मैं इसके उल्टी डायरेक्शन चलूंगा। BA चाहिए तो BA नहीं चलूंगा, क्या आऊंगा, BC निकालूंगा, चलता चला जाऊंगा, BC धन CA। और चेक करने के लिए हमेशा चेक कर लेना, ये बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। पहले वाले का शीर्ष दूसरे वाले का पुच्छ उभयनिष्ठ होना चाहिए, वही BA आ गया, तो इसका मतलब मेरा सही है। सदिशों को जोड़ने में कभी तीर के चिन्ह का ध्यान नहीं देना। अब हाँ, जब इनकी वैल्यू रखूंगा तो तीर के चिन्ह को देखूंगा। BA, गौर से देखो BA चाहिए, जबकि क्या है, तीर के चिन्ह इधर लगा है तो ये माइनस का C हो जाएगा। BC, B से C की तरफ तीर के चिन्ह का तो प्लस A होगा। CA, C से A की तरफ तो उल्टा चिन्ह लगा है यानी माइनस B हो जाएगा। अब कहे सर मुझे मान लीजिए BA नहीं चाहिए, सर मुझे CA चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, CA निकाल लो। तो बताओ CA इस डायरेक्शन को ज्ञात करना है, CA इस डायरेक्शन को ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। CA इधर मत जाओ, ऐसे आओ, तो CB धन BA, गौर से देखो CA चाहिए, CB धन BA। फिर से चेक कर लेना, ये अंतिम प्रारंभिक समान है, यानी पहले का शीर्ष दूसरे का पुच्छ समान है, वही CA आ गया, इसका मतलब हमारा सही है। अब हम तीर के चिन्ह का जब वैल्यू रखेंगे तब तीर के चिन्ह को देखेंगे। तो देखिए CA, C से A की तरफ CA चाहिए, ये A इस तरफ तीर का लगा है मतलब माइनस B हो जाएगा। CB, C से B है, जबकि इधर तीर का लगा है, इसका मतलब माइनस A हो जाएगा। और BA माइनस C हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी सदिश को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है सदिशों को जोड़ना, यानी सदिशों को जोड़ते समय तीर के चिन्ह का नहीं देखते, जब उसकी वैल्यू रखते हैं तब तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर बेटा, ठीक। आइए आगे चलते हैं। आइए देखिए, सदिशों के योग की त्रिभुज विधि की अपनी कुछ कमियां हैं। उसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि इसमें एक बार में केवल 2 सदिशों को जोड़ा जा सकता है, यानी अगर 2 से अधिक सदिश है तो इस विधि द्वारा हम जोड़ ही नहीं सकते। फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए बहुभुज विधि का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बहुभुज विधि का। जब 2 से अधिक सदिश होते हैं तो सदिशों के योग की कौन सी विधि, बहुभुज विधि। बहुभुज विधि, देखिए इसमें क्या करते हैं,
बहुभुज विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 2 से अधिक सदिश होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझ लीजिए, दिए हुए सदिश को दी हुई दिशा में खींच लेते हैं। माना एक सदिश ए बी है, उसको दी हुई दिशा में खींच लेंगे। फिर दूसरे सदिश के पुच्छ को, दूसरे वाले के पुच्छ को पहले वाले के शीर्ष से मिलाती हुई दी गई दिशा में फिर से खींच लेते हैं। तो दूसरे सदिश के पुच्छ को पहले वाले के शीर्ष से, यानी पहले का शीर्ष दूसरे का पुच्छ मिलना चाहिए, मिलाते हुए फिर से दी हुई दिशा में क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। फिर तीसरे सदिश के पुच्छ को दूसरे वाले के शीर्ष, तो तीसरे वाले के पुच्छ को दूसरे वाले के शीर्ष से मिलना चाहिए, मिलाते हुए फिर से क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। इसी प्रकार चाहे जितने सदिश हों, ठीक। तो चौथे वाले के पुच्छ को, मान लीजिए ये क्या है, चौथे वाले के पुच्छ को तीसरे वाले के शीर्ष से, फिर से चौथे वाले के पुच्छ को तीसरे वाले के शीर्ष से मिलाती हुई फिर से दी हुई दिशा में खींच देते हैं। इन सभी सदिशों का जो परिणामी है, पहले वाले का पुच्छ और अंतिम वाले के शीर्ष को मिलाती हुई रेखा द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित होता है। फिर से पहले सदिश को दी हुई दिशा में खींच लेते हैं, फिर क्या करते हैं, दूसरे सदिश के पुच्छ को पहले वाले के शीर्ष से मिलाती दी हुई दिशा में खींच लेते हैं। फिर तीसरे सदिश के पुच्छ को दूसरे के शीर्ष से मिलाती खींच देते हैं। फिर चौथे सदिश के पुच्छ को तीसरे के शीर्ष से मिलाती खींच देते हैं। इस प्रकार चाहे जितने सदिशों को खींच डालो, इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, परिणामी होगा, जहां से शुरू किया था पहले वाले के पुच्छ और अंतिम वाले के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित होगा। मान लीजिए ये ई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ई बराबर ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी बराबर पहले वाले का पुच्छ अंतिम वाले का शीर्ष द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित होगा। ध्यान देने वाली बात है, देखिए पहले का शीर्ष दूसरे का पुच्छ, ये शीर्ष ये पुच्छ, ये शीर्ष ये पुच्छ, अगर उभयनिष्ठ होते चले गए तो सही है। देखो बी उभयनिष्ठ है, सी उभयनिष्ठ है, डी उभयनिष्ठ, तो समझ लीजिए सदिशों का योग सही है। अगर पहले का क्या बेटा शीर्ष और दूसरे का पुच्छ कॉमन नहीं है, समझ जाइएगा सदिशों का योग आपने गलत कर दिया है। तो ये कौन सी विधि है, बहुभुज विधि। इसे आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। भाषा मैं लिखवाई दे रहा हूं, लिखे। इस विधि द्वारा एक बार में 2 से अधिक सदिशों को जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले हम पहले सदिश को दी गई दिशा में खींच लेते हैं, फिर दूसरे सदिश के पुच्छ को पहले सदिश के शीर्ष से मिलाते हुए दी गई दिशा में खींच लेते हैं। फिर इन सभी सदिशों को इसी प्रकार खींच लेते हैं। इन सभी सदिशों का परिणामी पहले सदिश के पुच्छ
और अंतिम सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित होता है। इसके बाद ये चित्र और ये कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा, सदिशों के योग के आपको कुछ गुणधर्म पढ़ना है। पहला, सदिशों का योग क्रम विनिमय होता है। नंबर 1, क्या बेटा? सदिशों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर बी प्लस है। यानी जो सदिशों का योगफल होता है ना, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कहने का मतलब वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर बी प्लस ए, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा जो गुण पढ़ना है वो ये बेटा कि सदिशों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। क्या बेटा? सदिशों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। कहने का मतलब कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है। मान लीजिए मैं अभी बी ए और बी के जोड़े में सी को जोड़ता हूं तो उतना ही आएगा जितना बी और सी के जोड़े में ए को जोड़ूंगा। यानी अगर ए और बी के योगफल में सी जोड़ो तो उतना ही प्राप्त होगा जितना बी और सी के योगफल में ए को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो ये 2 ठो गुण पढ़ने हैं आपको। सदिशों का योगफल क्रम विनिमय का पालन करता है, सदिशों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। इनको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए बेटा, हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अनुपात सूत्र या खंड सूत्र। तो देखिए, मान लीजिए एक कोई रेखा है AB, उस पर एक कोई बिंदु P है जो AB को M1 और M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो क्या होगा? देखिए, मान लीजिए एक रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है? AB, और इस रेखा पर एक कोई बिंदु P है जो AB को M1 और M2 अनुपात में क्या करता है? विभाजित करती है। तो इस P का स्थित सदिश कैसे ज्ञात करते हैं उसको सीखना है। तो माना मूल बिंदु O के सापेक्ष A का स्थित सदिश वेक्टर OA, मूल बिंदु O के सापेक्ष B का स्थित सदिश OB, और मूल बिंदु O के सापेक्ष आपको P का स्थित सदिश यानी OP ज्ञात करना है। तो माना क्या बेटा? मूल बिंदु O के सापेक्ष A तथा B के स्थित सदिश वेक्टर OA तथा वेक्टर OB हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, जो चीज समझ में ना आए बताइएगा। सबसे पहले जरा देखिए बेटा, चूंकि AP बटे PB, चूंकि AP बटे PB, फिर से देखिए, चूंकि AP बटे PB बराबर M1 बटा M2,
AP बटे PB बराबर M1 बटा M2। आपने क्रॉस मार दिया तो बताइए M2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, M2 AP बराबर M1 PB। अच्छा देखिए, इसने परिमाण को बताया। अब आप देखिए जो A से P की दिशा है वही P से B की दिशा है, तो परिमाण को इसने बताया। A से P, P से B की दिशा सेम है तो इसने दिशा को बताया। अगर परिमाण भी समान है, दिशा भी समान है तो वेक्टर समान होंगे। इसका मतलब कि मैं M2 और AP को वेक्टर AP भी कह सकता हूं। बराबर क्या है M1, और इस PB को वेक्टर PB भी कह सकता हूं, क्योंकि इसने अनुपात को बताया और A से जो P की दिशा है वही P से B की दिशा है, तो परिमाण भी बराबर, दिशा भी बराबर, इसलिए वेक्टर बराबर। अच्छा एक बात बताइए, आपने पढ़ा है कि अगर AP का सदिश निकालना है तो कैसे, बाद वाले का स्थिर सदिश माइनस पहले वाले का स्थिर सदिश बराबर M1। यहां भी वही, जैसे मुझे PB का स्थिर सदिश निकालना है तो बाद वाले का स्थिर सदिश मतलब B का स्थिर सदिश माइनस पहले वाले का स्थिर सदिश। क्लियर बेटा? आइए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो M2 वेक्टर OP माइनस M2 वेक्टर OA बराबर, अंदर मल्टीप्लाई किया M1 वेक्टर OB माइनस M1 वेक्टर OP। अच्छा ये वेक्टर OP माइनस का है, इसको इधर ले आए रहे हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, M1 वेक्टर OP प्लस M2 वेक्टर OP और इसको उधर ले गए बराबर M1 वेक्टर OB प्लस M2 वेक्टर OA। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, OP कॉमन हो रहा है तो वेक्टर OP कॉमन हो जाएगा। जैसे वेक्टर OP कॉमन लेंगे तो M1 प्लस M2 बराबर M1 वेक्टर OB प्लस M2 वेक्टर OA। इसलिए OP बराबर क्या हो जाएगा, बटे में M1 वेक्टर OB प्लस M2 वेक्टर OA बटे M1 प्लस M2। तो ये बिंदु P का स्थिर सदिश मुझे प्राप्त हो गया। बिंदु P का स्थिर सदिश मतलब OP बराबर मिल गया। क्या मिल गया, इसी को मुझे ज्ञात करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। तो अगर क्या बेटा, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु P इस प्रकार है जो से M1 और M2 के अनुपात में बांटता है, तो इस बिंदु जो P का स्थिर सदिश होगा क्या होगा, ये वाला अनुपात यानी M1, ये वाला अनुपात इसका स्थिर सदिश धन ये वाला अनुपात इसका स्थिर सदिश बटे M1 प्लस M2। फिर से बोल रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। क्या बेटा, बिंदु P का स्थिर सदिश बराबर क्या हो जाएगा, M1 तो B का स्थिर सदिश धन M2 A का स्थिर सदिश बटे M1 प्लस M2। तो विभाजित करने वाले बिंदु P का स्थिर सदिश क्या हो जाएगा, M1 B का स्थिर सदिश M1 B का स्थिर सदिश M2 A का स्थिर सदिश बटे M1 प्लस M2। ये विभाजित करने वाला सूत्र है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। फिर इसकी एक विशेष कंडीशन पढ़ाते हैं, आप कॉपी कर लीजिए इतना बेटा। आइए बेटा इसी में कुछ चीजें सीख लेते हैं। अगर ये बिंदु P AB का कहीं मध्य बिंदु हो गया, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर ये बिंदु P AB का मध्य बिंदु हो जाए, यदि क्या बेटा बिंदु P किसका बेटा, AB का मध्य बिंदु हो। फिर से देख लीजिए, यदि बिंदु P AB का मध्य बिंदु हो तो, फिर से ध्यान से देखिए, क्या बेटा ये जो बिंदु P है AB का मध्य बिंदु हो तो क्या हो जाएगा, M1 बराबर क्या हो जाएगा M2। इसलिए मध्य बिंदु P का स्थित सदिश आप देखिए क्या हो जाएगा बेटा, OP बराबर। अब बताइए M1 और M2 बराबर हो गए तो मैं क्या कर सकता हूं, M1 की जगह भी M2 कर सकता हूं, तो M2 OB धन M2 OA
बटे m1 की जगह भी m2, m2 प्लस m2, m2 कॉमन हो गया तो OB प्लस OA और m2 दो ठो m2, तो m2 से m2 कट गया। तो बताइए OP बराबर क्या गया, यानी मध्य बिंदु का स्थित सदिश OP बराबर क्या गया, OA धन OB बटा दो। ध्यान से देखिएगा क्या गया, इसको ध्यान से देखिएगा। मध्य बिंदु का स्थित सदिश क्या गया, P का स्थित, अगर ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो P का स्थित सदिश बराबर OA धन OB बाई 2, यानी OA धन OB बाई 2। तो मध्य बिंदु का स्थित सदिश A का स्थित सदिश धन B का स्थित सदिश बटे। तो फिर से देखिए, मध्य बिंदु का स्थित सदिश बराबर P का स्थित सदिश बराबर A का स्थित सदिश धन B का स्थित सदिश बटे 2। अगर इसी को क्रॉस दे दूं तो 2OP बराबर OA धन OB। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये दो ठो मिले, इनसे ढेर सारे सवाल लगेंगे। क्या बेटा, अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के 2 गुने का स्थित सदिश बराबर OA का धन OB का। फिर से, तो किसी भी त्रिभुज में, यहां ध्यान से देखिए, मान लीजिए त्रिभुज है ABC और ये कोई मध्य बिंदु है, मान लीजिए M मध्य बिंदु है, तो बताइए AM का दुगना बराबर क्या हो जाएगा, AB धन क्या हो जाएगा AC। AM का दुगना बराबर AB धन AC। इसका रिजल्ट का बहुत जबरदस्त यूज करेंगे, सवालों में बड़ा जबरदस्त यूज करेंगे। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, एक का नाम क्या है PQ और ये R, और ये कोई मध्य बिंदु है D। तो बताइए PD का दुगना बराबर PQ और धन PR, यही कह रहा है। देखिए 2OP यानी मध्य बिंदु का दुगना 2OP बराबर OA धन OB, 2OP बराबर OA धन OB, फिर से 2OP बराबर OA धन OB, फिर से 2OP बराबर OA धन OB। इस रिजल्ट का बहुत जबरदस्त यूज करेंगे सवालों में, इसे आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत सरल एक्सरसाइज है और उससे बोर्ड में एक सवाल लगभग पूछा जाता है। अगर ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज को बिल्कुल उड़ा देंगे। कॉपी कर लीजिए।